हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मैथमेटिक्स। और आज मैं आपके लिए एक और पार्ट लेकर आई हूँ सीटेट पेपर 1 सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन का। जैसा कि आप जानते हैं, आपको इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन के सॉल्यूशन ही नहीं बताए जाते, जबकि उनका एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है। यानी कि कोई उस क्वेश्चन का आंसर आया कैसे, उसके पीछे रीज़न क्या है, या फिर उसका प्रॉपर पूरा सॉल्यूशन दिया जाता है। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2019 का पेपर, जो कि अभी हाल ही में हुआ था। और हम डिस्कस करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 46 to 50। इसके 3 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का है, तो यहाँ पे हम 30 से 60 तक क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे, जिसके हमने फर्स्ट पार्ट में मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 30 to 35। सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 36 to 40। देन थर्ड पार्ट में 40 to 45। और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 to 50। आई होप आपने वो वीडियो देखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो और आप उन्हें ज़रूर देखिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप ज़रूर नीचे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी उन क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन आपको देने की और बेटर तरीके से। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है। यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका मैं आपको मीनिंग समझाऊंगी, देन हम उसके बाद ऑप्शंस को देखेंगे। सो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, आपको बताना है किस तरह की वर्ड प्रॉब्लम है। नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या है ऑप्शंस में। सो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। आई हैव 6 पेंसिल्स, मनीष हैज़ 2 मोर देन मी, हाउ मैनी पेंसिल डज मनीष हैव। यानी कि ये एक कोट है जो कि कोई बोला जा रहा है। वाई? क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया हुआ है। कोई भी चीज़ इन्वर्टेड कॉमर्स में दी रही है थी तो इसका मतलब वो कोई चीज़ कोट होती है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मेरे पास 6 पेंसिल हैं और मनीष के पास 2 मुझसे ज़्यादा पेंसिल हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मनीष हैज़ 2 मोर देन मी, यानी कि मनीष के पास 2 पेंसिल मुझसे ज़्यादा हैं। हाउ मैनी पेंसिल डज मनीष हैव। मनीष के पास कितनी पेंसिल हुई, इसका मतलब। अब आप सिंपल से सोचेंगे कि अगर मेरे पास 6 है, मनीष के पास मुझसे 2 ज़्यादा है, तो यानी कि मनीष के पास 8 है। बट यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि आपके मनीष के पास कितनी पेंसिल है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि किस तरह की वर्ड प्रॉब्लम है। उसके लिए हमें नीचे ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है कंपैरिजन सब्सट्रैक्शन। ओके, यानी कि हम कंपेयर कर रहे हैं, उसके बाद हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सेकेंड है टेक वे एडिशन। ओके, टेक वे कितना आपने दिया, कितना लिया, उसके बाद एडिशन। टेक अवे सब्ट्रैक्शन, ठीक है, कितना आपने दिया, सब्ट्रैक्शन। और लास्ट है कंपैरिजन एडिशन, ठीक है। तो अगर आप देख रहे होंगे इस वर्ड प्रॉब्लम को, यहाँ पे साफ और क्लियरली पता चल रही है हमने जो मनीष की पेंसिल निकाली वो कैसे निकाली, कंपेयर करके ना, कि अगर उसके पास 6 है, मेरे पास उससे 2 ज़्यादा हैं, तभी तो हमने आंसर निकाला 8। यानी कि हमने क्या किया, कंपेयर किया। तो सबसे पहला तो आंसर आएगा कंपैरिजन। अब यहाँ पे कंपैरिजन के भी 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कंपैरिजन सब्सट्रैक्शन और फोर्थ है कंपैरिजन एडिशन। अब इन दोनों में से कौन सा होगा। अब यहाँ पे आप साफ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 6 पेंसिल थी, मनीष के पास 8। हमने क्या किया कि 6 में 2 ऐड कर दिया, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे साफ यहीं पे पता चल जाता है कि इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कंपैरिजन एडिशन। यानी कि सबसे पहले हमने कंपेयर किया, उसके बाद हमने आंसर को ऐड किया। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कंपैरिजन एडिशन। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 47 है, देख लेते हैं क्या है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। यानी कि आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको यहाँ पे ये बताना है कि मैथमेटिकल रीजनिंग अगर मुझे बतानी हो तो उसके लिए इन चारों में से क्या एक इंडिकेटर की तरह काम करेगा। सबसे पहला है एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर। सेकेंड ऑप्शन है एबिलिटी टू कैलकुलेट एफिशिएंटली। Third option is ability to recall the correct formula in different situation, and fourth option is ability to provide definition of mathematical concept. Okay, so यहाँ पे क्या चीज़ है कि सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट समझ लेते हैं क्या है। ability to provide a justification for a mathematical procedure, यानी कि हम जो है यहाँ पे एबिलिटी होनी चाहिए, अगर कोई मैथमेटिकल का प्रोसीजर है यहाँ पे कहीं पे फॉलो हो रहा है, उसको समझाने की। ओके, सो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या हमें बताना है मैथमेटिकल रीजनिंग का इन चारों में से कौन सा इंडिकेटर है, हमें ये समझाना है यहाँ पे। सो पहला क्या था कि मैथमेटिकल प्रोसीजर जो उसका जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। ओके, सेकंड क्या है एबिलिटी टू कैलकुलेट एफिशिएंटली, यानी कि यहाँ पे जो सिंपल है कि आप कोई भी आपको क्वेश्चन दे दिया उसको आप कैलकुलेट करो एफिशिएंटली, अच्छे तरीके से। सो ये रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
थर्ड ऑप्शन है कि एबिलिटी टू रिकॉल द करेक्ट फार्मूला। बहुत बेसिक चीज़ है कि आपने कोई भी फार्मूला जो है अलग अलग सिचुएशंस देके उनको याद करने का, फार्मूला को रिकॉल करने का एबिलिटी आपके में होनी चाहिए। फोर्थ वन इज एबिलिटी टू प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट, यानी कि जो भी आपको कंसेप्ट दिए हुए हैं उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। सो मैथमेटिकल रीजनिंग यहाँ पे इनमें से किसी में भी समझ में नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ में थोड़ी बहुत समझ में आ रही है, दैट इज़ दी एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर, क्योंकि जस्टिफिकेशन आपसे मांग रहा है वहाँ पे। बाकी जगह क्या है, टू दी पॉइंट आंसर है, एफिशिएंटली कैलकुलेट करना है, आपको डेफिनेशन याद करनी है, आपको मैथमेटिकल कंसेप्ट प्रोवाइड करने हैं, कहीं पर भी आपका रीजनिंग वाला कंसेप्ट नहीं हो रहा है। दी वन एंड ओनली ऑप्शन इज दी फर्स्ट वन, दैट इज कि वहाँ पे आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो किसी भी प्रोसीजर की, यानी कि क्यों आया हो, क्यों आया यानी कि रीजनिंग वहाँ पे यूज हो रही है। सो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर, क्योंकि जब आप जस्टिफिकेशन दोगे किसी चीज़ की तभी वहाँ पे रीजनिंग यूज होगी, और वहाँ पे आप रीजनिंग प्रॉपर तरीके समझा के बता रहे हो कि ये आंसर क्यों आया। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ लेते हैं। क्या है, आइडेंटिफाई अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल, यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि प्राइमरी लेवल में, प्राइमरी लेवल यानी कि क्लास 1 to 5 के जो बच्चे हैं उनमें अगर मुझे ज्योमेट्री समझानी है तो उसकी डिजायरेबल प्रैक्टिस क्या होगी। सो चलिए ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। टीचर शुड बिगिन बाय गिविंग क्लियर डेफिनेशन ऑफ सिंपल शेप्स एंड शोइंग एग्जाम्पल्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि टीचर जो है वो क्या करेगी, सिंपल डेफिनेशन बता देगी आपको शेप्स की और बहुत सारे एग्जांपल्स दे देगी। सेकंड ऑप्शन क्या है, चिल्ड्रन शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। ज्योमेट्री जो होती है, अगर आपने कभी डेफिनेशन पढ़ी होगी उसकी या आप गूगल भी करेंगे तो उसमें क्या होता है, ज्योमेट्री जो होता है वो स्पेस में जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे उनकी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग की प्रोसीजर को ही कहते हैं। या हम अगर ऑल सिंपल कंसेप्ट में बात करें तो स्क्वायर, सर्कल या डिफरेंट शेप्स जो होती हैं उनके बारे में, उनके इंफॉर्मेशन जो हम करते हैं या फिर हम समझते हैं उनको हम ज्योमेट्री बोलते हैं। सो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर मुझे किसी को ज्योमेट्री समझानी हो तो हम क्या यूज़ करेंगे। सो आई थिंक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज़ द सेकेंड वन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बच्चों को आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे ताकि वो खुद की अपनी समझ से अंडरस्टैंड कर सके, और ज्योमेट्री एक ऐसा ही टॉपिक है जहाँ पे आप बच्चा खुद की समझ से चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, डेवलपिंग एक्सटेंसिव ज्योमेट्रिक वोकेबलरी नीड नॉट टू बी एन ऑब्जेक्टिव एट प्राइमरी लेवल। तो थर्ड ऑप्शन तो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा है कि ज्योमेट्री वोकेबलरी अगर हम बहुत सारी चीज़ें बढ़ा दें, सिर्फ ये बता दें लेकिन उनके पीछे कंसेप्ट ना बताए, तो वो एक ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। दैट इज़ द गुड थिंग, बट यहाँ पे क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर रही चीज़ें, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं है। लेट्स मूव ऑन ऑप्शन नंबर 4, ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल शुड बी लिमिटेड टू रिकग्निशन ऑफ सिंपल बेसिक शेप्स, यानी कि जो प्राइमरी लेवल पे ज्योमेट्री सिर्फ वहीं तक ही होनी चाहिए कि आपको बस बेसिक शेप्स बता दी, दैट्स इट। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जा रहा है। सो आई थिंक फॉर अबव अमंग दी ऑल 4 ऑप्शंस, द ऑप्शन नंबर 2 इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड मोस्ट करेक्ट इफ़ वी कंपेयर टू अदर 3 ऑप्शंस। सो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज चिल्ड्रन शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। क्या है, प्राइस लिस्ट ऑफ वेजिटेबल इन अ सुपरमार्केट इज गिवन एज फॉलोज, यानी कि यहाँ पे आपको प्राइस लिस्ट दी जाएगी, उसमें से आपको फिर देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहले प्राइस लिस्ट देख लेते हैं। संजय बाइस, अच्छा हम क्वेश्चन पहले देख लेंगे। संजय बाइस हाफ kg टमाटोज, यानी कि संजय ने क्या क्या चीज़ें खरीदी। तो संजय ने क्या किया, हाफ kg टमाटोज खरीदे, 1 kg पटैटोज खरीदे, हाफ kg कैरेट यानी कि गाजर खरीदा, 250 ग्राम चिलीज यानी कि मिर्च खरीदे, एंड 6 लेमन्स खरीदे यानी कि नींबू खरीदे 6। अब उसने क्या किया, ही गेव अ नोट ऑफ ₹200, यानी कि उसने शॉपकीपर को क्या किया, 200 रुपये का एक नोट दिया, टू द बिल क्लर्क एट द काउंटर। अब नेक्स्ट क्या, हाउ मच मनी विल ही गेट बैक, यानी कि उसने 200 रुपये दिए, इतना सामान खरीदा, अब उसने क्लर्क ने काउंटर पे जो बैठा था उसने कितना पैसा वापस किया उसे। दिस इज आवर क्वेश्चन। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 87.50, सेकेंड ऑप्शन इज 86.50, थर्ड ऑप्शन इज 97.50 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 112.50, यानी कि 112.50 पैसा। तो अब इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, निकालने के लिए तो हमें पूरा प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं।
सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट कैलकुलेट द टोटल मनी स्पेंड बाय रमेश फॉर द वेजिटेबल इन आवर सुपरमार्केट। यानी कि अगर हमें ये पता लगाना है कि शॉपकीपर ने उसे कितना पैसा वापस किया एज अ बैलेंस, तो उसके लिए हमें ये निकालना होगा कि उसने कितना पैसे का सामान खरीदा, सो दैट हम उसे टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमारा वापस का बैलेंस बच जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करी है कि रमेश ने टोटल सामान सुपरमार्केट से कितना खरीदा, वही हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं सबसे पहले। तो हम वन बाय वन जो जो चीज़ उसने खरीदी वो देखते हैं। सबसे पहले संजय ने क्या किया, हाफ के जी टमाटोज़ खरीदे। तो यहाँ देखिए हाफ के जी टमाटोज़ का हम यहाँ पे प्राइस निकाल लेते हैं। ये आपकी टेबल आ गई जो पूरी टेबल देखी थी कि कौन सा क्वांटिटी कितने प्राइस की थी। सो हाफ के जी टमाटोज़ जो है वो यहाँ पे कितने का है, टमाटो 1 kg टमाटो 40 के है, तो हाफ के जी टमाटो कितना का हुआ, 20 रुपीज़ का। वही चीज़ हमने लिखी, हाफ के जी टमाटो इज इक्वल टू 20 रुपीज़। नेक्स्ट क्या किया उसने, 1 kg पटाटो खरीदे। यहाँ पे पटाटो टेबल में आप देखिए 2 kg का प्राइस दे रखा है 25 रुपीज़, लेकिन उसने कितना खरीदा, सिर्फ 1 kg। तो 1 kg का प्राइस कितना होगा, 25 का हाफ। 25 का हाफ कितना होता है, 12.5, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 12.5। नेक्स्ट क्या खरीदा उसने, हाफ के जी कैरेट। अब कैरेट का कितना दे रखा है यहाँ पे, 250 ग्राम। हाफ के जी में कितना ग्राम होता है, 500 ग्राम। ठीक है, 500 ग्राम मतलब कितना हुआ कि 250 का डबल। तो यानी कि जो प्राइस 250 का है उसका डबल प्राइस होगा कैरेट का। तो वही हमने किया है, हाफ के जी कैरेट का प्राइस कितना आ गया, 40, क्योंकि 250 ग्राम्स का अगर 20 रुपीज़ था तो हाफ के जी कैरेट का कितना हुआ, 40 रुपीज़ हुआ। नेक्स्ट उसने क्या खरीदा, 250 ग्राम चिलीज़ खरीदी। तो 250 ग्राम चिलीज़ के लिए 100 ग्राम अगर चिली 10 रुपीज़ की है तो 200 ग्राम कितने की हुई, 20 रुपीज़ की। उसके बाद 50 ग्राम कितने की हुई, 5 रुपीज़ और ऐड कर देंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। सो यहाँ पे 250 ग्राम चिली कितने की आई, 25 रुपीज़ की। और लास्ट में उसने क्या खरीदा, 6 लेमन्स। लेमन्स अगर 4 पीस 10 रुपीज़ के हैं तो 6 लेमन कितने के आएंगे, 15 रुपीज़ के। ये क्लियर होगा, आप कैलकुलेट करिएगा। नहीं क्लियर होता, आपको नहीं समझ में आता तो लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली टेल यू द कैलकुलेशन बिहाइंड दिस ऑल्सो। सो लेमन्स कितना आया, 15 रुपीज़ के। बस अब हमारी सारी चीज़ होगी। अब हम क्या करेंगे, हमारा सबका प्राइस निकल चुका, हम सबको ऐड कर देंगे। सो टोटल अमाउंट रमेश स्पेंड ऑन वेजिटेबल्स इज इक्वल टू कितना रुपीज़ हुआ, 20 + 12.5 + 40 + 25 + 15। इन सबको ऐड किया तो कितना आया, 112.5 रुपये, सॉरी 50 पैसा। तो यानी कि रमेश ने कितना पैसा खर्च किया टोटल वेजिटेबल्स में, 112.50 खर्च किए। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वापस कितना दिया क्लर्क ने। तो रमेश ने 200 का नोट दिया, वापस कितना लिया उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ मनी दैट रमेश विल गेट बैक कितना होगा, हम टोटल में से यानी कि 200 में से कितना करेंगे, जितने का उसने वेजिटेबल खरीदा उसको माइनस कर देंगे, यानी कि 112.5 को माइनस कर देंगे। सो यहाँ पे हमने स्टेप में यही किया हुआ है, 200 में से 112.5 माइनस किया हुआ है। सो हमारा कितना आंसर आया, 87.5 आंसर है। यानी कि क्लर्क ने काउंटर पे रमेश को कितना पैसा वापस किया, 87.50। यानी कि क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1 जो कि है 87.50। सो आई होप ये पूरी कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी। बहुत ईजी है, बट द थिंग इज़ कि बहुत बेसिक तरीके से और बहुत ध्यान से करने वाली चीज़ है। सो इसमें गलती ना करें। चलिए चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन इज प्रेजेंट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। दिस इज अगेन अ न्यूमेरिकल लाइक प्रीवियस वन। Parking rate of car in a railway station parking are depicted as follows। ओके, यहाँ पे पार्किंग रेट्स बता के, आप अगर कहीं पे भी जाते होंगे मेट्रो स्टेशन कहीं पे भी, तो वहाँ पे हर 1 घंटे का चार्जेस के अकॉर्डिंग होता है। तो वही इसने चार्जेस के अलग अलग रूल्स जो है यहाँ पे बता दिए हैं। अब हमसे क्या पूछा गया है, अभी हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के बाद देखेंगे। तो सबसे पहला ए क्या है, अप टू 2 आवर्स, 2 घंटे तक पार्किंग रेट कितने हैं, 50 रुपये। ओके, सेकंड क्या है, मोर देन 2 आवर्स एंड अप टू 5 आवर्स, यानी कि 2 से ज़्यादा घंटे किसी को हो गए और 5 घंटे तक, 2 से 5 घंटे तक कितना रुपये है, 75 रुपये, यानी कि 75 रुपीज़। थर्ड क्या है, आफ्टर 5 आवर, 5 घंटे से ज़्यादा अगर किसी को हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, उसे 10 रुपये एक्स्ट्रा आवर देने पड़ेंगे अप टू 8 आवर्स, यानी कि 6, 7, 8, जैसे 8 घंटे तक 10 रुपये उसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 5 आवर तो 75 रुपये हो गए, उसके बाद 6, 7, 8 के 10 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। डी क्या है, मोर देन 8 आवर्स, अब 8 घंटे से भी किसी को ज़्यादा हो सकते हैं, तो 8 से 12 घंटे तक अगर किसी को 8 घंटे हुए, 9 हुए, 10 हुए, 11 हुए, 12 हुए, यहाँ तक उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, 150 रुपीज़। और लास्ट है मोर देन 12 आवर्स, यानी कि किसी को 12 घंटे से भी ज़्यादा हो गए, 12 से 24 घंटे तक कितना देना पड़ेगा उसे, 250 रुपीज़। तो ये तो हो गए उस पार्किंग, रेलवे स्टेशन पार्किंग के रूल्स। अब हमसे पूछा क्या गया ये देख लेते हैं। राजीव पार्क्स हिज कार एट 7, यानी कि उसने 7 बजे जो है सुबह के वो अपनी कार पार्क करी। ओके,
सुबह के शाम के जब के भी, क्योंकि यहाँ पे PM एंड AM इज़ नॉट मैंशनड हियर, सो हम एक बाय डिफ़ॉल्ट एक लेके चल रहे हैं। और वो वापस अपनी गाड़ी लेने के लिए आया कितने बजे, 4:30 पे, यानी कि 4:30 बजे उसी दिन। ठीक है, तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच मनी डज ही हैव टू पे, यानी कि उसे कितना मनी पे करना पड़ेगा। अब पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 150, सेकंड है 130, थर्ड है 100 और फोर्थ है 135। अब ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमने क्या किया, राजीव पार्क हिज कार एट 7 एंड पिक्स एट 4:30। 7 बजे उसने कार पार्क करी और 4:30 बजे वापस ले ली। ये तो वही सेम हमने क्वेश्चन में से उठाया है, नथिंग न्यू इन दिस। नेक्स्ट चीज़, टाइम टेकन बाय राजीव टू पार्क हिज कार। अब हम टाइम निकालेंगे, उसी हिसाब से तो चार्ज करेंगे कितना पैसा हुआ। तो 7 से लेकर 4:30 बजे तक अगर आप काउंट करेंगे तो कितना पैसा हो रहा है, 9 घंटे 30 मिनट, यानी कि 9.5 घंटे। अब अगर आप देखेंगे 9.5 घंटे कौन से स्लॉट में आ रहा है, ABCDE में कौन से आ रहा है, D में, क्योंकि उसने लिखा ना 8 से 12 घंटे तक 150 रुपये लेंगे। तो यहाँ पर भी वही है, हमारा क्या हो रहा है, 9 घंटे 30 मिनट इस वाले D वाले स्लॉट के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे कितने पैसे देने हैं उसे, 150 रुपये। सो सिंपल, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन D, यानी कि मोर देन 8 आवर एंड अप टू 12 आवर हमें कितना पैसा देना है, 150 रुपीज़। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ 150 रुपीज़। ओके, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत बेसिक लेवल पे समझाने की कोशिश करी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें। तो आज की प्रेजेंटेशन में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग आपके फ्रेंड्स लोग CTAT की तैयारी कर रहे हैं, या दिस वीडियो नॉट ओनली फॉर CTAT, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपके 6th 7th 8th या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।